नमस्कार साथियों, मैं कुमार कृष्ण आपके अपने YouTube चैनल जीके कुमार कृष्ण पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप सबका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था, हम राजस्थान के इतिहास की सीरीज का जो टॉपिक चल रहा था उसमें हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास। और साथियों, राजस्थान के इतिहास को लेकर के हमने कई ऐसी कथाकथित कहानियां जो हमने पढ़ी थी और हमने ये जाना था कि राजस्थान का इतिहास क्या है, राजस्थान का इतिहास पढ़ना क्यों जरूरी हो जाता है, हम इतिहास को लेकर क्यों पढ़ते हैं, क्यों इतिहास से दूरी बना रहे हैं, और इतिहास का उद्भव कैसे हुआ, और इतिहास का विकास क्रम क्या है, और इतिहास को कितने कालखंडों में बांट करके हम पढ़ सकते हैं। ऐसी तमाम जानकारियां हैं जो राजस्थान की इतिहास की जो सीरीज हमने शुरू कर रखी है, इसमें हमने पहले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो साथियों, आज का जो सेशन है, तो इस सेशन में हमारा प्रकरण रहेगा कि राजस्थान का इतिहास का सामान्य परिचय, कि हम जानें कि राजस्थान का इतिहास क्या है और इसमें हम कैसे पढ़ें कि हमें पूरा इतिहास हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए। तो पढ़ने का एक तरीका होता है, पढ़ने का तरीका जब आपको आ जाएगा तो राजस्थान का इतिहास आपको पूरा पूरा याद हो जाएगा। तो साथियों, आपका पुनः स्वागत है और आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको बहुत ही इतिहास को पढ़ने के बारे में बहुत ही रोचक जानकारियां यहाँ पे आज की जो सेशन है, आज की जो क्लास है, इसमें मिलने वाली है। तो साथियों, अब शुरू करते हैं आज का जो अपना प्रकरण है, आज का जो अपना टॉपिक है वो है राजस्थान का इतिहास। वो क्या है? राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास आज का हमारा प्रकरण है राजस्थान का इतिहास। साथियों, हम जानेंगे कि राजस्थान का इतिहास क्या है और राजस्थान के इतिहास को क्यों पढ़ते हैं, राजस्थान के इतिहास के बारे में क्या क्या घटनाएं घटित हैं और क्यों हम राजस्थान के इतिहास से दूरी बना रहे हैं। साथियों, ऐसी तमाम जानकारियां मैंने राजस्थान के इतिहास की जो पहली सीरीज हमने शुरू की थी उसमें जो पहला वीडियो है उसमें बताया था कि हम क्यों इतिहास को पढ़ते हैं, क्या जरूरी है, क्यों कंपटीशन एग्जाम में इतिहास को पूछा जाता है। इस पे साथियों मैंने तकरीबन 1 घंटा के लिए एक क्लास डाली है, वो आप वहां पे जाकर के आप देख सकते हो। और इतिहास की प्रारंभिक जानकारी है कि इतिहास का उद्भव कैसे हुआ, इतिहास का विकास कैसे हुआ, इसी तमाम तथाकथित जानकारियां हैं, वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो है उसमें आप प्लेलिस्ट में जाओगे, राजस्थान के इतिहास की जो प्लेलिस्ट बना रखी है इस चैनल में, वहां पे आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो साथियों, अब शुरू करते हैं राजस्थान का इतिहास। जिस वैसे में अगर मैं बात करूं राजस्थान जीके की, अगर कंपटीशन की अगर बात आती है कि राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें राजस्थान का इतिहास पूछा जाता है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान पूछा जाता है। तो राजस्थान के सामान्य ज्ञान में देखो क्या क्या टॉपिक लगते हैं, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। देखो, राजस्थान का ये पूछा जाता है कि राजस्थान जीके, आपने पढ़ा है कि राजस्थान जीके पढ़ना है मेरे को, राजस्थान का जीके यानी राजस्थान का सामान्य ज्ञान। तो साथियों, इसमें कई टॉपिक आ जाते हैं। जीके में देखो, एक मैं आपके सामने देखो राजस्थान का इतिहास आ गया, एक तो इतिहास को पढ़ते हैं। और साथियों, एक पढ़ते हैं हम इसमें राजस्थान की कला संस्कृति, ठीक है। और साथियों, एक पढ़ते हैं हम इसमें राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की ज्योग्राफी उसके बारे में पढ़ते हैं। और साथियों, एक पढ़ते हैं उसमें राजस्थान का जो संविधान है, संविधान पढ़ते हैं राजस्थान का। वैसे हम भारत का संविधान पढ़ते हैं तो संविधान भारत से आ जाता है, लेकिन बच्चा कुचा जो राजस्थान का संविधान है वो पढ़ते हैं। और साथियों, एक इसमें ये पढ़ते हैं हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था ये जो टॉपिक है, ये तमाम टॉपिक है वो हम पढ़ते हैं। साथियों, हमें पहले ये पता होना चाहिए, देखो हम क्या क्या पढ़ते हैं राजस्थान जीके के अंतर्गत। राजस्थान जीके के अंतर्गत राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं, राजस्थान की कला संस्कृति पढ़ते हैं, राजस्थान का भूगोल पढ़ते हैं, राजस्थान की अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं, राजस्थान का संविधान पढ़ते हैं। संविधान में साथियों बात करें, वैसे भारत का संविधान पढ़ते हैं तो उसमें सब बातें पढ़ लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि कुछ बच्चा कुचा जैसे पंचायती राज व्यवस्था हो गई, मुख्यमंत्री हो गया, राज्यपाल हो गया, ऐसे तमाम टॉपिक राजस्थान के संविधान के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, तो वो हम आगे आपको पढ़ाएंगे। लेकिन साथियों, एग्जाम की दृष्टि से देखें अगर इन सभी सब्जेक्टों में, तो सबसे महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट है, जैसे यही है सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट साथियों, भूगोल और कला संस्कृति। साथियों, ये भूगोल और कला संस्कृति महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एग्जाम में साथियों इसके बारे में सबसे ज्यादा, अब देखो कि मैं बताऊं एक दूसरे से ये सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़े हुए हैं देखो इस बात को लेकर के। जैसे जैसे हम राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं साथियों, सबसे पहले हम राजस्थान का अगर इतिहास पढ़ लेते हैं तो राजस्थान के इतिहास के साथ ये जो कला संस्कृति वाला टॉपिक है ये अपने आप ही खत्म हो जाता है, पूरा पूरा कला संस्कृति का जो टॉपिक है ये अपने आप पढ़ाई हो जाती है।
इसको पढ़ने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि देखो आप राजस्थान का इतिहास पढ़ते हो तो उसमें कला संस्कृति कैसे हो जाती है। देखो आप राजस्थान की कला संस्कृति का, आर्ट ऑफ कल्चर का जैसे टॉपिक बोलो, जैसे बात करूं तो उसमें जैसे त्योहार है, राजस्थान के मेले हैं, राजस्थान के दुर्ग, तो ये सभी तो सभी हम इतिहास को लेकर के पढ़ते हैं। ऐसे तमाम टॉपिक, जैसे राजस्थान के देवी देवताएं, तो साथियों राजस्थान के जितने भी देवी देवता उसका कहीं ना कहीं राजस्थान के इतिहास में योगदान रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं उसको कला संस्कृति में पढ़ते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए हमें, राजस्थान की कला संस्कृति पढ़ने से पहले आर्ट ऑफ कल्चर जो हमारा जो पार्ट लगता है राजस्थान के सामान्य ज्ञान में, वो पढ़ने से पहले हमें राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। तो राजस्थान की हिस्ट्री के साथ साथ हमें आधे से ये पूरी को लगभग सी कला संस्कृति कंप्लीट हो जाती है। राजस्थान की कला संस्कृति जैसे चित्रकला है, चित्रकला का जो चित्र शैली है पूरी पूरी उसमें शामिल हो जाती है। और राजस्थान में जितने भी नृत्य हैं सब के सब साथियों यहीं से निकलते हैं। तो हमें इतिहास को पढ़ना चाहिए, इतिहास को पढ़ते हैं तो कला संस्कृति यानी आर्ट ऑफ कल्चर वाला जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाता है साथियों। और भूगोल में साथियों आपको पता है, भूगोल आपको राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ने पड़ते हैं, थोड़ा सा ये हटके, तो इसको भी एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है साथियों। तो इस प्रकार हम राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं। तो ये तो बातें खैर आप समझ गए होंगे कि राजस्थान की इतिहास पढ़ने से हमें कौन कौन से टॉपिक हमारे जो पूरे हो जाते हैं, ये आप तमाम चीजें हैं जो जान चुके हैं। अब साथियों शुरू करते हैं हम आगे की कहानी। अब पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास, है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसको लेकर के था कि राजस्थान का इतिहास पढ़ना है हमें। देखो राजस्थान का इतिहास, तो सबसे पहले मैंने जो पहली सीरीज है उसमें वो पहला वीडियो बनाया था इस सीरीज में, उसमें ये बताया था कि इतिहास क्या है, इतिहास को पढ़ना क्यों जरूरी है और इतिहास क्या है, इस शब्द की व्याख्या की थी। तो यहीं पर मैं आपको थोड़ी सी और बता देता हूँ ताकि आपका भी रिवीजन हो जाए। साथियों देखो इतिहास है वो इति प्लस हास दो शब्दों से मिलकर के बना है। इति का अर्थ साथियों होता है पूर्व में, क्या होता है, पूर्व में होता है। और साथियों इसका शब्द, इसका जो अर्थ होता है हास का यानी बीत चुका, ऐसा अर्थ लेते हैं इसका, बीत चुका यानी बीत चुका या बीत गया, यानी पहले में पूर्व में जो बीत चुका उसे हम इतिहास कहते हैं। लेकिन साथियों ये राजस्थान ये इतिहास की क्या एक संकीर्ण परिभाषा है, लेकिन व्यापक परिभाषा हम कैसे समझे, किसे कह सकते हैं, क्योंकि अभी हमने क्लास शुरू की थी वो भी कुछ समय पहले, कुछ समय बीत गया, क्या हमें इतिहास कह सकते हैं? ऐसा नहीं है साथियों, इतिहास कहेंगे किसे, वो हमें एक व्यापक परिभाषा से समझ में आता है। वो कैसे आता है, देखो राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं तो राजस्थान के इतिहास में हमें कैसे पता चलेगा कि राजस्थान का इतिहास है, क्योंकि घटना तो सभी पहले घटित हो चुकी है, पहले घटना घटित हुई उसे इतिहास थोड़ी कहेंगे। इसके लिए व्यापक परिभाषा है साथियों, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो वह ऐसी घटना जो पहले घटित हो गई हो और उसके जो लिखित साक्ष्य मिलते हैं और उसका हम क्या है कि कर्मबद्धता के साथ अध्ययन करते हैं, उसे हम इतिहास कहते हैं। तो राजस्थान का भी ऐसा इतिहास है जो पहले घट चुका है, तो उस इतिहास के बारे में जानेंगे। और राजस्थान का इतिहास साथियों बहुत ही निराला और बहुत ही अच्छा इतिहास है, उसको बड़ी आसानी से और बहुत ही देसी भाषा में हम पढ़ेंगे, बड़ा आनंद का विषय आएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास का टॉपिक राजस्थान का, क्योंकि राजस्थान के इतिहास में पता है आपको बहुत बड़े बड़े सूरवीर हुए थे, बहुत पग पग पर राजस्थान में सूरवीरों की कहानी है, वीर वीरांगनाओं की कहानी। राजस्थान वीर वीरांगनाओं की एक मरुभूमि रही है, यहाँ पे वीरों ने पग पग पर अपने पुरुषोत्तम पुरुष का परिचय देते हुए राजस्थान के इतिहास की लाज रखी। तो साथियों इसको हमें पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। साथियों राजस्थान का इतिहास अपने देश तक ही सीमित नहीं है, पूरे विश्व में राजस्थान के इतिहास को पढ़ा जाता है। यहाँ की कला संस्कृति पूरे विश्व में विख्यात है साथियों, इसलिए आपको पता है कि पूरे भारत में राजस्थान को देखने के लिए विदेशों से लोग पर्यटक के रूप में यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। तो राजस्थान की जो कला संस्कृति, राजस्थान का जो इतिहास है वो अपने आप में व्यापक इतिहास है और इसको पढ़ना साथियों हमें समझना चाहिए, क्योंकि हम इस भूमि के मरुधरा के में निवास कर रहे हैं। जब हमें अपने इतिहास को, हम राजस्थान के निवासी हैं और हमें अपने इतिहास को पता नहीं तो ये तो गलत बात हो जाती है, इसलिए हमें राजस्थान का इतिहास पढ़ना भी जरूरी होता है। अब साथियों मैं अब बात करता हूँ कि राजस्थान के इतिहास को कैसे पढ़ेंगे ताकि हमें आसानी से याद रह सके, किस प्रकार कौन कौन सा टॉपिक पहले पढ़े, कौन कौन सा टॉपिक बाद में पढ़े। तो कर्म तो होना चाहिए साथियों, जीवन में कोई चीज का अगर आप उसे पर्टिकुलर एक तरीके में उसे बांध लेते हो तो आप उसे आसानी से आराम से उसको कर सकते हो। इसके लिए साथियों क्या है कि कुछ कर्म बनाए गए हैं समझने के लिए, याद रखने के लिए। क्या साथियों की एक कर्म होना चाहिए, जब से क्या है कि हम किसी चीज को याद रख सकते हैं। तो इसी प्रकार राजस्थान को, इतिहास को समझने के आधार पे 3 भागों में बांट देते हैं। देखो 3 भागों में बांटते हैं राजस्थान के इतिहास को, समझने के आधार पे बांटेंगे। देखो 3 भागों में बांटते हैं, वो है पहला, हम अगर मैं बात करूं तो पहले हम बात करते हैं तो वो बांटते हैं हम, देखो राजस्थान का ऐतिहासिक स्रोत पढ़ते हैं। सबसे पहले ऐतिहासिक स्रोत एवं सभ्यताओं के बारे में।
यानी राजस्थान में सभ्यताओं के बारे में, ठीक है, ये पढ़ते हैं। पहली, ये राजस्थान का पढ़ने समझने के आधार पे हमने 3 भागों में बांटा है। तो पहला हमने ऐतिहासिक स्रोत जानेंगे और सभ्यताओं के बारे में। दूसरा हम पढ़ेंगे रियासतों का इतिहास पढ़ेंगे कि राजस्थान में कौन कौन सी रियासत हुई, कितनी रियासत है, इन तमाम चीजों के बारे में जानेंगे। अब साथियों आगे जो तीसरा पार्ट है उसमें देखो, उसमें क्या करते हैं, उसमें आधुनिक राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं। आधुनिक राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं। अब साथियों उसमें क्या क्या पढ़ते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। तो साथियों बात करते हैं, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा ऐतिहासिक स्रोत एवं सभ्यताएं। तो साथियों ऐतिहासिक स्रोत में सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं वो बता देता हूं आपको। देखो ऐतिहासिक स्रोत में सबसे पहले हम पढ़ते हैं साथियों कि राजस्थान की जो प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत है ना, राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत यानी राजस्थान के इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं, किससे पता चलता है कि राजस्थान का इतिहास ये है, कौन कौन से ऐसे स्रोत हमें मिलते हैं उसके बारे में हमें पता करना चाहिए। तो वो कौन कौन से स्रोत है, उससे हम जब राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोत पढ़ते हैं तो उसी से पता चलता है। दूसरे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पढ़ते हैं राजस्थान के इतिहासकार। राजस्थान के जितने भी इतिहासकार हैं, राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार है उसके बारे में पढ़ते हैं, इतिहासकार। अब साथियों आप समझ गए होंगे कि राजस्थान की प्रमुख इतिहासकार यानी राजस्थान में कौन कौन इतिहासकार हुए। आपको पता है कि राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। मैंने वैसे आपको पहले भाग में बता दिया है, राजस्थान के इतिहास का जनक है जो कर्नल जेम्स टोड को माना जाता है। साथियों इंग्लैंड के निवासी थे कर्नल जेम्स टोड, जिन्होंने राजस्थान के इतिहास को लिखा था, ठीक है। और वैसे राजस्थान को इतिहास ने कई इतिहासकारों ने लिखा है और कईयों ने अनुवाद भी किए। ये तमाम बातें मैंने आपको बताई है। मोहम्मद नैन्सी का मैंने अच्छी तरीके से जिक्र किया है, कौन सी भाषा में उसकी किताब लिखी गई थी, किसने उसका अनुवाद किया था और क्या क्या अनुवाद, कैसी कैसी किताबों का नाम है, वो भी मैंने आपको भाग नंबर 1 में बताई। और आपको राजस्थान के इतिहास पढ़ने के लिए मैंने कई भी किताब बताई है। सुखबीर सिंह की, डॉक्टर सुखबीर सिंह की किताब बताई, राजस्थान के इतिहास के स्रोत है, उसको शब्दावली में भी राजस्थान के इतिहास के बारे में बताया गया। तो ऐसे तमाम इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने अनुवाद भी किया और खुद का इतिहास भी लिखा है ना। तो मैंने डॉक्टर दशरथ शर्मा क्या है, गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा है ना। तो ऐसे तमाम, हीराचंद ओझा है। तो ये तमाम इतिहासकारों के बारे में मैंने, जो इसके बारे में कौन कौन सी उसकी पुस्तक है, तमाम पुस्तकों के बारे में मैंने उसमें भी बताया। तो आप वहां पर भी जाके आप आराम से उसको देख सकते हैं। अब साथियों बात करते हैं राजस्थान के इतिहास में ऐतिहासिक स्रोतों एवं सभ्यताओं में और क्या पढ़ते हैं। देखो प्रमुख इतिहासकार हो गए, राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोत हो गए। अब साथियों यहाँ पे पढ़ते हैं राजस्थान की सभ्यताएं, यानी उस राजस्थान की सभ्यताएं। अब हमें देखो कि सिंधु घाटी सभ्यता हुआ करती, उसके समकालीन राजस्थान में कौन कौन सी सभ्यता हुआ करती थी, है ना। तो उसकी तमाम, जैसे ताम्र युगीन काल आया था, एक लोहा युगीन काल आया था। तो उसको लेकर के क्या क्या वहां पे अवशेष मिलते हैं, क्या इतिहास के साक्ष्य मिलते हैं, तो वो जो हम सभ्यताएं पढ़ते हैं ना, तो उसके अंदर तमाम जानकारियां हमें मिल जाती हैं। तो राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं पढ़ते हैं। लगभग राजस्थान की मैं सभ्यताओं की बात करूं तो 170 से अधिक सभ्यताओं की, हम अगर राजस्थान की सभ्यताएं पढ़ेंगे उसमें 170 से अधिक सभ्यताओं के बारे में चर्चा करेंगे साथियों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही आसान है साथियों। कोई कहते आपने उसको कर्मबद्धता से याद रखोगे तो जीवन में हमेशा याद रहेगा। एक इतिहास एक कहानी से याद रखा जाता है साथियों। मैंने इतिहास को एक कहानी में पढ़ाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैंने भाग नंबर जो पहला वीडियो डाला है उसमें भी मैंने एक कहानी का उद्भव भी एक कहानी के आधार पे मैंने बताया। एक बहुत ही शानदार कहानी बताई है, वो कभी भूल नहीं पाओगे आप, उसको जरूर देखना साथियों। और आप देख चुके हो तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है साथियों। तो साथियों अब शुरू अगले की अगर बात करें तो दूसरी बार हम पढ़ते हैं यहाँ पे जो अगला टॉपिक, उसमें पढ़ते हैं कि साथियों राजस्थान का इतिहास भारत के इतिहास से कंपैरिजन करते हैं। भारत के इतिहास से राजस्थान का इतिहास को कंपैरिजन पढ़ते हैं कि मतलब भारत में जब इतिहास हो रहा था उसमें राजस्थान के इतिहास में क्या घटित हो रहा था, क्या घटनाएं घटित हो रही थी। जैसे मौर्योत्तर काल आया था, जैसे कौन सा काल, मौर्य काल में राजस्थान में उस समय क्या घटनाएं हैं, जो प्रमुख घटनाएं जो राजस्थान में घट रही थी, इनकी तमाम जानकारियां साथियों हम लेते हैं। अगर मैं बात करूं तो मौर्य काल के बाद मौर्य उत्तरोत्तर काल आया था, है ना। मौर्य उत्तरोत्तर काल,
ये मौर्य उत्तरोत्तर काल आया था। इस समय राजस्थान में क्या हो रहा था, यानी सिक्के देखने को मिलते हैं, उसके बारे में तथाकथित जानकारियां हम लेते हैं। तो साथियों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और साथियों फिर इसके बाद में पढ़ते हैं राजस्थान के इतिहास में, हम पढ़ते हैं ऐतिहासिक स्रोतों में और क्या जानते हैं, और हम ये जानते हैं कि भाई जो गुप्त काल आया था, गुप्त काल, इस काल में राजस्थान की क्या स्थिति हुआ करती थी, यानी गुप्त काल के समय राजस्थान की स्थिति क्या हुआ करती थी, कैसी यहाँ पे क्या 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 घटनाएं घटती थी, उनकी तमाम जानकारियां गुप्त काल से, मतलब कौन सी शाखा यहाँ पे है जो राजवंश या शासक राज किया करता था, इन तमाम जानकारियों को हम पढ़ते हैं। और साथियों गुप्त काल के बाद यहाँ पे साथियों पूरे भारत पे, आपको पता है गुप्त काल का गुप्त वंश का पतन होने के बाद पूरे भारत पे हर्षवर्धन का जो अधिकार हो गया था। हर्षवर्धन यहाँ के शासक बने थे जिन्होंने पूरे भारत, पूरे हिंदुस्तान पे साम्राज्य किया था साथियों, जिसका साम्राज्य स्थापित था। अब देखो इसके बारे में आपको थोड़ी सी और बात बताता हूँ, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री से बातचीत है, इसका लेना देना वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। साथियों हर्षवर्धन है ना, ये कनौज के शासक के रूप में ज्यादा जाने जाते हैं। देखो ये कहते हैं कनौज के शासक हर्षवर्धन, आपने भी सुना होगा। क्योंकि आपको बता दूं कि जब हर्षवर्धन थे, ये वैसे हरियाणा के पास, जैसे ये राजस्थान है साथियों में, आप जैसे ये भारत है, देखो अपना भारत बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर देश है, बहुत ही निराला देश है साथियों। मैं यहाँ पे मानचित्र बना रहा हूँ, आप समझ सकते हो भारत का इतिहास, भारत का मानचित्र है ये, भारत का मानचित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। तो साथियों देखो यहाँ पे राजस्थान है, ये थोड़ा सा यहाँ ऐसे कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे राजस्थान है साथियों, और यहाँ पे साथियों हरियाणा है, ठीक है, आपको पता हरियाणा यहाँ है। अब देखो यहाँ पे हरियाणा और राजस्थान, यहाँ देखो यहाँ पे एक जगह थी, हरियाणा के एक जिला पड़ता है साथियों यहाँ पे, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र एक जगह है हरियाणा में जहां पे महाभारत का युद्ध हुआ था। और साथियों इस कुरुक्षेत्र के पास एक जगह पड़ती है जिसका नाम है थानेश्वर। थानेश्वर थानेश्वर साथियों एक कुरुक्षेत्र के पास एक जगह है, उसका नाम है थानेश्वर। और साथियों थानेश्वर में क्या हुआ करता था उसकी मैं आपको घटना बताता हूँ। देखो जैसे ही भारत के अंदर गुप्त वंश का पतन हुआ, उसमें भारत में कई ऐसे वंश आए, जैसे मोखरी वंश आ गया, पुष्यभूति वंश आ गया, मैत्री वंश आ गया, ऐसे तमाम वंश है जो भारत में उदय हुए, उन वंशों में राज किया। उनमें सबसे जो आर्थिक साम्राज्य विकसित था वो था साथियों पुष्यभूति वंश का साम्राज्य प्रसिद्ध था। पुष्यभूति वंश, पुष्पभूति वंश साथियों, ये जो पुष्पभूति वंश था साथियों, इस पुष्पभूति वंश के जो संस्थापक थे जो पुष्यभूति हुआ करते थे साथियों। इसी वंश के एक शासक हुआ करते थे साथियों जिसका नाम था प्रभाकर वर्धन। जिसका क्या नाम था? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन साथियों, मैं थोड़ा सा इंडियन हिस्ट्री की तरफ जा रहा हूँ, आपको हिस्ट्री समझाने के लिए थोड़ा सा, आपको पता है कंपेरिजन में पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छा आपको आनंद आएगा, ठीक है। हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन साथियों, प्रभाकर वर्धन है इसका नाम। और इस प्रभाकर वर्धन के साथियों 3 संतान हुई थी। इसकी पत्नी का नाम था साथियों यशोमती। क्या नाम था? यशोमती। यशोमती और यशोमती साथियों इसकी पत्नी थी। तो प्रभाकर यशोमती के संबंध से, संयोग से मतलब क्या हुआ, इसके 3 संतान हुई साथियों। एक साथियों कितनी संतान हुई? 3 संतान हुई साथियों। उस 3 संतानों में सबसे बड़े संतान का नाम था, एक लड़का हुआ था, एक बालक हुआ था जिसका नाम था राज्यवर्धन। और राज्यवर्धन था। और इसके बाद जो दूसरी संतान हुई उसका नाम था साथियों हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन। और साथियों उसके एक लड़की थी, एक कन्या थी, एक लड़की थी जिसका नाम था साथियों राजश्री। राज्यश्री या राजश्री, आप कुछ भी नाम लीजिए, एक ही बात है। जी हाँ, दापा कहते हो, चाहे दापली कहते हो, बात एक ही है ना भाई, बात है। राज्यश्री भी देखने को मिलता है, कई किताबों में राजश्री भी देखने को मिलता है। तो साथियों राजश्री, राज्यश्री उसका नाम था साथियों। अब क्या हुआ कि देखो ये जो राजश्री है, हर्षवर्धन, ये जो राजश्री है, इसकी साथी, इसकी जो शादी है वो साथियों यहाँ पे इस साइड में चले, उत्तर प्रदेश के यहाँ से देखो, यहाँ पे पड़ता है, जगह पड़ती है कन्नौज नाम से, ठीक है। और इस कन्नौज का एक शासक हुआ करता था साथियों, शासक का नाम था ग्रहवर्मा। क्या नाम था? ग्रहवर्मा नाम था। और साथियों इस राजश्री की जो शादी है वो ग्रहवर्मा से कर दी साथियों। ये जो बातें हैं, ये जब मैं बाल विवाह का मैंने टॉपिक पढ़ाया था रीट लेवल फर्स्ट में, तो उसमें भी बहुत अच्छी तरीके से मैंने बताया है, क्योंकि वहां पे बाल विवाह में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है रीट में कि भाई राजस्थान का, सॉरी भारत का सबसे पहला लिखित बाल विवाह कौन सा है जिसमें लिखित साक्ष्य मिलते हो, तो वो राजश्री और ग्रहवर्मा का सबसे पहला ऐसा विवाह है जिसके लिखित साक्ष्य मिलते हैं। अल्प आयु में राजश्री का विवाह किससे कर दिया था? ग्रहवर्मा से कर दिया था। और साथियों ये जो है, जो बातें हैं जो देखने को एक ग्रंथ है उसमें मिलती है,
ठीक है। और उसमें ये तमाम जानकारी मिलती है, तो क्योंकि रिट के संदर्भ में ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बाल विवाह का जब हम टॉपिक पढ़ते हैं ना तो उसमें इस बातों की चर्चा करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो मैंने उसमें बखूबी से इस बात के बारे में बताया है, क्यों शादी की थी, क्या कारण रहे थे। ठीक है। साथियों अब क्या है कि राजश्री की शादी है वो ग्रह ब्रह्मा से हो जाती है। ठीक है, अल्प आयु में। अब क्या हुआ कि साथियों यहाँ पे मालवा के एक शासक हुआ करते थे, उसने क्या किया कि ग्रह वर्मा से युद्ध किया और उसकी हत्या कर दी, और उसकी जो ये जो राजश्री थी साथियों उसको क्या कर दिया, कारावास में डाल दिया, जेल में डाल दिया। अब इस बात का पता साथियों आपको पता है इसके भाई को चले, किसके भाई को, राजश्री के भाई को, राज्यवर्धन। उस समय यहाँ का शासक हुआ करता था, गद्दी पर बैठा था, थानेश्वर की गद्दी पर कौन बैठा था, राज्यवर्धन। अब साथियों राज्यवर्धन को इस बात का पता चला कि उसके जो बहनोई है ग्रह वर्मा, उसकी हत्या है वो मालवा के शासक ने कर दी, और ये राजश्री इसको कारावास में डाल दिया। अब ये आपको पता है बदला लेने के लिए गया, और यहाँ से गया किसके पास, यहाँ पे कौन बैठा था, कनौज का शासक बनकर के, कौन, मालवा के शासक, उससे युद्ध किया और उसको युद्ध करते उसको पराजित कर दिया, उसको मार दिया, और उसको अपनी बहन को छुटाया और कनौज पे अधिकार कर लिया। अब साथियों क्या हुआ कि अब साथियों एक जो मालवा के शासक था उसका एक मित्र था, तो मैत्री वंश के एक शासक हुआ करता शशांक, क्या नाम था उसका साथियों, शशांक नाम हुआ करता था। अब साथियों शशांक था ना, इसने क्या किया, अपने मित्र की मृत्यु का बदला लेने के लिए हर्षवर्धन पर क्या किया, हर्षवर्धन को युद्ध किया, और हर्षवर्धन को धोखे से राज्यवर्धन से युद्ध किया और राज्यवर्धन को धोखे से मार दिया साथियों। अब राज्यवर्धन की मृत्यु हो गई, और राज्यवर्धन की मृत्यु हो गई साथियों 605 ईस्वी के आसपास इसकी मृत्यु हो गई थी। और साथियों 605 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद, और यहाँ के कनौज के शासक हैं साथियों, वो बनते हैं साथियों राज्यवर्धन। यानी 606 ईस्वी में क्या क्या 606 ईस्वी में साथियों यहाँ के शासक बनते हैं कनौज, जो सॉरी थानेश्वर के शासक बनते हैं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन हर्षवर्धन थानेश्वर के शासक बनते हैं 606 ईस्वी में। साथियों 606 ईस्वी में थानेश्वर के शासक कौन बनते हैं, हर्षवर्धन बनते हैं। अब हर्षवर्धन जैसे राजगद्दी में बैठा तो उसने अपने भाई राज्यवर्धन का बदला लेने के लिए क्या किया कि उसने जो शशांक था, ये जो यहाँ कनौज की राजगद्दी पे बैठा था, उसके युद्ध करता है, और उसको युद्ध करते उसका पतन कर देता है साथियों, और हर्षवर्धन है जो कनौज का शासक बन जाता है। कहाँ का शासक बन जाता है, कनौज का शासक बन जाता है, कौन, हर्षवर्धन। अब साथियों इसका जो साम्राज्य विस्तार है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और वो वही बात एक प्रश्न भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि चीनी यात्री उस समय भारत में आए थे, हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री भारत में आए थे, और साथियों भारत के भी कुछ यात्री जो चीन गए थे, उसमें साथियों एक थे हेंगशांग का नाम आता है, जो भारत का एक चीनी यात्री आया था, जो कि यहाँ पे पढ़ने के लिए उद्देश्य से यहाँ पे आया था। ये तमाम बातें जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे उसके बारे में हम पूरी डिटेल से जानेंगे साथियों हर्षवर्धन की। यहाँ तो थोड़ा सी भूमिका बनाने के लिए मैंने सब बातें आपको बता रहा हूँ। साथियों हर्षवर्धन ने क्या यहाँ पे शासन किया, और ये लगभग शासन करते हैं 645-47 ईस्वी तक साथियों। हर्षवर्धन भारत के अंदर 647 ईस्वी तक शासन करते हैं। पूरे भारत पे हर्षवर्धन ने 647 ईस्वी तक शासन किया। इस प्रकार साथियों 647 ईस्वी के बाद हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद भारत में क्या हुआ कि जो भारत था, जो हमारा हिंदुस्तान था, पूरे हिंदुस्तान पे उसका आधिपत्य हो गया था, और पूरे हिंदुस्तान पे आधिपत्य होने के बाद, उसकी मृत्यु होने के बाद, ये जो भारत के जो छोटे छोटे हिस्सों में बंट गए थे, छोटे छोटे हिस्सों में बंट गए, छोटे छोटे विभिन्न क्षेत्रों में भारत जो बंट गया था, उसमें जो शासक था, जो जहां से मिले वो अपने हिसाब से राज करने लग गए थे। इसलिए साथियों भारत में क्या हुआ कि छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ, छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ। यही बात बताने के लिए साथियों मैंने इतनी बड़ी स्टोरी आपको बताई थी। छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ, राजवंशों का उदय हुआ भारत के अंदर 600 कब हुआ, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद साथियों, 647 ईस्वी के बाद। ठीक है। अब साथियों छोटे छोटे राजवंशों का भारत के अंदर उदय हो जाता है, और भारत विभिन्न क्षेत्रों में बंट जाता है। और साथियों बंटने के बाद राजस्थान में भी इस प्रकार के राजवंश की जो स्थापना हो गई थी, राजस्थान में भी एक राजपूतों ने भी यानी इसके बाद छोटे छोटे राजवंशों का युद्ध बंट गया था, जिसको कहा जाता है साथियों राजपूत काल के नाम से जाना गया है। राजपूत काल के नाम से, यानी राजपूत काल के नाम से उसको जाना गया। यानी राजपूतों ने छोटे छोटे एक शासकों के रूप में जो आधिपत्य पूरे भारत पे जमा लिया था, और उसने अपना अधिकार स्थापित किया था। तो साथियों छठी शताब्दी से लेकर के छठी शताब्दी से लेकर के कौन सी शताब्दी से लेकर के, छठी शताब्दी से लेकर के, और साथियों 8वीं शताब्दी तक, नहीं 12वीं शताब्दी तक,
नहीं साथियों, 6वीं शताब्दी में तो ये था, 12वीं शताब्दी से बात कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं। देखो राजपूत काल का समय 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक का इतिहास है। जो राजस्थान में जो काल रहा उसको राजपूत काल के नाम से जाना गया। ये आप थोड़ा सा समझ गए होंगे कौन से काल के नाम से जाना गया। राजपूत काल के नाम से 8वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी का जो समय आता है उसको किस काल के नाम से जाना गया? राजपूत काल के नाम से जाना गया। अब आप समझ गए होंगे साथियों। अब क्या हुआ कि अनेक राजवंश बन गए, तो राजस्थान में भी कई राजपूतों ने यहाँ पे अपनी जो सत्ता है वो स्थापित कर ली थी। तो साथियों अब राजस्थान के इतिहास की पढ़ने की बारी आती है। तो अब हम पढ़ते हैं आगे की तरफ, क्योंकि राजपूतों काल को पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? राजपूत काल को पढ़ने के लिए रियासतों का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे? रियासतों का इतिहास पढ़ेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि साथियों रियासतों का इतिहास कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि हमने देखो पहले राजस्थान के इतिहास को समझने के आधार पे हमने 3 भागों में बांटा था। एक तो ऐतिहासिक स्रोतों सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा बार हमने रियासतों का इतिहास पढ़ा था, और दूसरा हमने पढ़ा था आधुनिक राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे। साथियों पहला पॉइंट जो हमने पढ़ा था ऐतिहासिक स्रोत सभ्यताएं, उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत, यानी राजस्थान के इतिहास को जानने के क्या क्या स्रोत मिलते हैं उसके बारे में। दूसरी अगर मैं बात करूं तो उसमें राजस्थान के इतिहासकार जितने भी प्रमुख इतिहासकार हुए उसको हम जानेंगे साथियों। और अगर तीसरी में अगर बात करूं राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं, यानी सिंधु घाटी काल के समय राजस्थान में कौन कौन सी सभ्यताओं का उदय हुआ, उनके समकालीन जितनी भी सभ्यताएं राजस्थान में लगभग साथियों 170 से अधिक सभ्यताएं, उनका हम अध्ययन करेंगे, तब जानेंगे कि राजस्थान के इतिहास में क्या क्या देखने को मिलता है। फिर साथियों बात आए सभ्यताओं के बाद में यहाँ पे काल आए थे, ठीक है। मौर्य काल को पढ़ेंगे साथियों। मौर्य काल के समय भारत के इतिहास से हम कंपैरिजन करके पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। भारत में हुआ करता था, ठीक है। फिर मौर्योत्तर काल आता है, यानी जब कोई काल उतरता है साथियों, मौर्योत्तर काल क्यों कहते हैं? देखो कोई जो काल है, जो कोई वर्ष है, उसका जो उतरता समय होता है ना, काल होता है, उसको उत्तर के नाम से जाना जाता है। तो उतर रहा है ना, तो उसको कहते हैं मौर्योत्तर काल। अब मौर्योत्तर काल यहाँ पे खत्म हो गया। फिर आता है साथियों भारत में गुप्त काल। कौन सा आता है? गुप्त काल। अब साथियों गुप्त काल यानी गुप्त वंश का अंत होने लगा है, तो उसको उत्तर गुप्त काल भी के नाम से जाना गया। तो साथियों गुप्त काल को पढ़ते हैं। गुप्त काल के बाद क्या आप समझ गए कि गुप्त काल का पतन हो जाता है। पतन होने के बाद पूरे भारत पे क्या कि हर्षवर्धन है जो शासन करने लग जाते हैं, कनौज के शासक हर्षवर्धन, और उसका मृत्यु हो जाती है 647 ईस्वी के आसपास उसकी मृत्यु हो जाती है। तो भारत है उसमें छोटे छोटे राजवंशों का उदय होता है, और इसको राजपूत काल के नाम से राजपूतों का वो हो जाता है, उदय हो जाता है। और इस प्रकार राजपूत जो उदय होता है वो 8वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक अपना राज करते हैं, तो उसे राजपूत काल के नाम से जाना गया। अब साथियों हम पढ़ेंगे राजपूत काल का इतिहास, यानी राजपूतों का इतिहास पढ़ना है तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? रियासतों का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। तो साथियों अब हम पढ़ते हैं रियासतों का इतिहास। तो साथियों अब शुरू करते हैं रियासतों का इतिहास। साथियों बहुत ही आसान है, इतिहास को आप एक कहानी से याद रखोगे ना तो आप कभी नहीं भूलोगे। इतना आसान सब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई समीकरण आपको याद नहीं करनी है, कोई ऐसी प्रकाश की समीकरण वो नहीं लगती है। साइंस का मैटर ही अलग होता है साथियों। आप ऐसा इसको साइंस मानते क्यों? आप आराम से इतिहास को पढ़िएगा, आप अपना इतिहास को जानिए, और किसी दुनिया को जानने के लिए पढ़ रहे हो साथियों। और दुनिया को जानो, आपका मनोबल भी बढ़ेगा, आपको पता चलेगा। तो साथियों इसलिए इतिहास जानना बहुत जरूरी है। तो साथियों हम पढ़ेंगे रियासतों का इतिहास। रियासतों के इतिहास में हम क्या पढ़ते हैं? तो सबसे पहले हमें यह समझना होता है कि रियासतों के इतिहास में हम क्या पढ़ते हैं, है ना। आपके भी बड़ी ये मन में जिज्ञासा हो रही है कि भाई राजस्थान की रियासतों के इतिहास को शुरू कहाँ से करेंगे। जब हम पढ़ाना शुरू करते हैं ना तो सबसे पहले मन में बस यही एक कहानी, एक ऐसा कीड़ा चलता रहता है कि यार हम पढ़ाएं कैसे, है ना। तो वो आप पढ़ रहे हो, आपको नॉलेज है, आपने अच्छी तरीके से किसी चीज को समझा तो आप एक्सप्लेन आराम से कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप समझिए, बहुत बारीकी से समझिए, और मुझे पता है कि आपकी मनोस्मृति बहुत अच्छी है, इसलिए आपको समझने की शक्ति भी आप में बहुत अच्छी है, तो आप अच्छी तरीके से इस चीज को समझ भी रहे होंगे। तो साथियों अब शुरू करते हैं, बहुत ही आनंद का विषय है, बहुत ही शानदार है। तो साथियों रियासतों का इतिहास जानेंगे हम। देखो रियासतों के इतिहास की मैं बात करूं तो वो भारत देश है, हमारा देश हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, और उस समय राजस्थान के अंदर
यानी राजस्थान की बात कर रहा हूं ना कि भारत की, क्योंकि भारत में अलग हो जाता है, भारत में कितने ठिकाने हुआ करते थे, कितनी रियासतें हुआ करती थी, है ना, ये अलग है। तो हम इसमें ये जानेंगे कि उस समय राजस्थान, जब भारत आजाद हुआ, हमारा देश स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, है ना, तो उस समय राजस्थान का एकीकरण किया गया। तो उससे पहले, राजस्थान के एकीकरण से पहले, राजस्थान में कितनी रियासतें हुआ करती थी, रियासतों में बंटा हुआ था, कितने ठिकाने हुआ करते थे, कितने केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, ऐसी तमाम जानकारियां यहीं से हम जानेंगे साथियों। बहुत ही आसान टॉपिक है, आप ऐसे टेंशन मत लेना, नो टेंशन नो फिकर, खाओ रोटी मांजो ठीकर, बस ये है। क्योंकि बेरोजगार आदमी हम ना, तो बेरोजगार का काम क्या है, अपने हम क्या है कि हमारे प्रधानमंत्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, तो हमें भी आत्मनिर्भर बनना चाहिए साथियों। क्योंकि क्या है कि अब जब बेरोजगार रहते हैं ना, तो खुद ही नो टेंशन रहना चाहिए, नो टेंशन नो फिकर, खाओ रोटी मांजो, यानी खुद ही खाओ और खुद ही मांजो, तो वो बात है। तो साथियों हम भी आत्मनिर्भर है। तो साथियों अब शुरू कर रहे हैं, आगे देखो राजस्थान रियासतों का इतिहास। तो उसमें पहले पढ़ते हैं ठिकाने कितने हुआ करते थे राजस्थान में, उस समय ठिकाने कितने हैं ये पढ़ना। देखो बहुत ही, इसको याद करने का मैं आपको एक ट्रिक और दे देता हूं। देखो ये ठिकाना शब्द है, तो हमें ये प्रश्न पूछा राजस्थान में ठिकाने कितने थे भाई। देखो पढ़ना आपको है और याद भी आपको करना है, आप अपने हिसाब से भी ट्रिक बना सकते हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एक बहुत ही आसान ट्रिक है। देखो ठिकाने, इसमें 3 शब्द आ रहे हैं साथियों, एक तो ठी आ रहा है, एक आ रहा है, ने आ रहा है, तो इसमें 3 शब्द है। तो राजस्थान में ठिकाने कितने थे, बस आसानी से याद कर लो भाई, 3 ठिकाने थे राजस्थान में, बस आराम से याद हो जाएगा। राजस्थान में कितने ठिकाने थे, 3 ठिकाने थे। अब बात आती है राजस्थान में रियासतें कितनी थी, है ना, ये पढ़ना है हमें। राजस्थान में रियासत कितनी थी, रियासत, राजस्थान में रियासत कितनी थी साथियों। अब ये देख लो, अब देखो ये 3 है ना, आपको दिखाई दे रहा है, अब इस 3 की स्क्वायर कर दो 9, ठीक है। अब इसके सामने देखो नाम भी बड़ा है, तो साथियों बड़े को तो आपको बड़ा आदर देना पड़ता है, तो आदर के कर लो भाई, तो 19 हो गया। इस हिसाब से आप याद रख सकते हो। देखो ऐसे कोई ये ऑथेंटिक किसी बुक में बात नहीं लिखी है, अपने मन मन की बातें, इसको आपको बता रहा हूँ कि याद रखने का एक तरीका होता है, कभी याद ना आए। तो साथियों देखो रियासतें कितनी हुआ करती थी, 19 रियासतें हुआ करती थी। अब थोड़ा सा मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ, आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ साथियों की ठिकाने हुआ करते थे, उसके जो प्रमुख हुआ करते थे, कौन प्रमुख, ठिकाने के जो प्रमुख हुआ करते थे उसको साथियों जागीरदार कहा करते थे, जागीरदार। अब साथियों एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और रियासतों के जो प्रमुख हुआ करते थे उसको कहा जाता था शासक, शासक या राजा कहते थे साथियों, राजा कहते हैं। रियासतों के जो प्रमुख, किसकी बात कर रहा हूं, प्रमुख की बात कर रहा हूं साथियों में। रियासतों के प्रमुख को क्या कहते थे, शासक कहते थे, और ठिकानों के प्रमुख को क्या कहते थे, जागीरदार क्या करते थे। अब साथियों एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए कि ठिकानों के प्रमुख कौन थे, जागीरदार हुआ करते थे, रियासतों के प्रमुख कौन थे, तो शासक या राजा हुआ करते थे। अब साथियों एक अंग्रेज आए, ये उस समय भारत में क्या आ गए थे, अंग्रेज आ गए थे साथियों। अंग्रेजों ने एक अलग नाम दिया, वो भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो साथियों रियासत का एक अलग नाम है जिसको कहते हैं सैल्यूट स्टेट के नाम से जाना जाता है, सैल्यूट स्टेट, स्टेट है। तो साथियों रियासतों को एक अन्य नाम से, क्या नाम से जाना जाता है, सैल्यूट स्टेट के नाम से जाना जाता है। अब साथियों इसको सैल्यूट स्टेट, देखो याद करने का आपको फिर तरीका बता रहा हूँ। वो अंग्रेज हुआ करते थे साथियों, ऊपर उसकी टोपी हुआ करती थी, है ना, कोट पहनते थे, हाथ में एक डंडी से रखते थे, है ना, छड़ी रखते थे। तो क्या है कि वो लोग आते जो रियासतों के जो शासक हुआ करते थे उसको सैल्यूट मारते थे, है ना, सैल्यूट मारते थे। उस लोगों ने इसका नाम क्या रख दिया, सैल्यूट स्टेट रख दिया, स्टेट राज्य, सैल्यूट स्टेट रख दिया। अब साथियों इसको क्या करते हैं, इसको क्या कहते हैं, तो साथियों इसको कहते हैं नॉन सैल्यूट स्टेट, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, नॉन सैल्यूट स्टेट कहते हैं, क्योंकि ये जागीरदारों को क्या करते थे, जो जागीरदार हुआ करते थे ठिकानों को, उसको सैल्यूट नहीं मारते थे अंग्रेज लोग, इसलिए उसको क्या बोलते थे, नॉन सैल्यूट स्टेट, नॉन सैल्यूट स्टेट कहते थे। और रियासतों के शासक हुआ करते थे उसको सैल्यूट लगाते थे, तो उसको सैल्यूट स्टेट कहते थे। अब साथियों एग्जाम में कई बार क्या है कि आरबीसी का कोई लेना देना नहीं है, वो कहीं से प्रश्न उठा सकती है। प्रश्न ऐसा आ जाए साथियों कि भाई राजस्थान के अंदर, देखो ऐसे प्रश्न आ जाए, राजस्थान के अंदर, राजस्थान के अंदर कितने सैल्यूट स्टेट है। अब साथियों अपने अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ भी है, अभी सैल्यूट स्टेट इतने हैं, अपने ये भी पढ़ा है कि राजस्थान में रियासतें इतनी है। अब नीचे दे रखा है, अब पता ही नहीं कि सैल्यूट स्टेट कहते हैं किसे, तो इस बात का तो पता होना चाहिए ना। तो सैल्यूट स्टेट रियासत को कहते हैं। राजस्थान में कितने, राजस्थान के अंदर कितने सैल्यूट स्टेट है, तो साथियों 19 राजस्थान के अंदर क्या है, सैल्यूट स्टेट है, 19 सैल्यूट स्टेट है, ये हिसाब से याद रखो। अब बात आती है केंद्र शासित प्रदेशों की, यानी राजस्थान के अंदर कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो साथियों केंद्र शासित प्रदेशों की मैं बात करूं, राजस्थान के अंदर किसकी बात कर रहे हैं हम, राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर रहे हैं, केंद्र
शासित प्रदेश, शासित केंद्र शासित प्रदेश। तो राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश कितने? राजस्थान में भाई एक केंद्र शासित प्रदेश है, अजमेर मेरवाड़ा के नाम से प्रसिद्ध है, वो आप जानते हैं। वैसे ये जानकारी मैं आपको अलग से और बता दूंगा इसके बारे में, कौन शासक हुआ करते थे ठिकानों के, ये कौन रियासतें की कौन, ये सब जानकारी अब बता देता हूँ साथियों। चलो थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसको, ठीक है। अब साथियों मैं बात करता हूँ ठिकानों की। देखो हम ठिकानों की बात करेंगे, यहाँ पे किसकी बात करेंगे? ठिकानों के बारे में पढ़ेंगे। ठिकाने कितने ठिकाने भाई? 3 ठिकाने। देखो मैं आपके सामने राजस्थान का एक मानचित्र बना रहा हूं साथियों। अरे ये क्या हो गया? मान लो राजस्थान, अपना निराला राजस्थान बहुत सुंदर है और बहुत अच्छा है, थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं। बहुत वैसे बहुत अच्छा राजस्थान में मानचित्र में आप ये देखो राजस्थान का मानचित्र है भाई। ये राजस्थान का मानचित्र है, यहां से इतना नहीं है। मान लो ये राजस्थान बहुत वैसे अपना रंगीला राजस्थान, कितना शानदार, कितना सुनहरा, कितना अच्छा, कितना बड़ा राजस्थान का अद्भुत देखने को है। बहुत शानदार यहाँ की वास्तुकला और यहाँ की कला संस्कृति में देखने को मिलती है। ये राजस्थान का मानचित्र है, मैंने यहाँ पे प्रारूप साथियों तैयार कर लिया है। अब आप भी अच्छा कर सकते हो साथियों, मतलब काम चाल जाए अपना बस शीशो बनाना होता। देखो ये राजस्थान के मानचित्र है, इसमें देखो ठिकाने की बात करते हो। राजस्थान में 3 ठिकाने हुआ करते थे साथियों, 3 ठिकाने हुआ करते थे। यहाँ पे एक ठिकाना पड़ता था साथियों, यहाँ पे नहीं साथियों, यहाँ पे अलवर, यहाँ है अलवर जिला है वर्तमान में। यहाँ अलवर में एक ठिकाना हुआ करता था जिसका नाम था नीमराणा। नीमराणा ठिकाना हुआ करता साथियों, और ये नीमराणा ठिकाना साथियों वर्तमान में अलवर जिले के अंतर्गत आता है। अलवर ये ठिकाना पहला एक हो गया। दूसरी अगर मैं बात कर रहा हूं, देखो साथियों यहां पे एक ठिकाना है लावा। लावा साथियों रियासती काल था ना उस समय, तो ये जयपुर रियासत के अंतर्गत आता था, लेकिन वर्तमान में जब जिला बना टोंक, तो टोंक के अंतर्गत आ गया। तो ये कौन से जिले में? वर्तमान में टोंक में। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए ना कि भाई राजस्थान का जो लावा ठिकाना है वो कहाँ है, और प्रश्न ऑप्शन में ये भी दे रखा हो कि टोंक और जयपुर दोनों आ जाए, तो साथियों आपको वहां पे करना है वर्तमान वाला टोंक वाला। अगर वहां पे ऑप्शन में टोंक नहीं हो, जयपुर दिख जाए, तो साथियों वहां पे जयपुर करना है। और जयपुर या तो दोनों आते नहीं एग्जाम में एक साथ, या फिर इस तरह से पूछा। लेकिन वर्तमान में साथियों टोंक जिले में है, क्योंकि पहले देखो जो जयपुर रियासत थी साथियों, ये यहाँ से यहाँ तक ढूंढाड़ी हुआ करती थी। इसमें दौसा, जयपुर का दौसा का कुछ हिस्सा, जयपुर का ये टोंक, ये सब मिले हुए थे साथियों, अजमेर का कुरुक्षेत्र। तो ये रियासतें इस प्रकार फैली हुई थी, उसमें टोंक शामिल है साथियों। तो ये टोंक से अलग जिला बना था साथियों। तो लावा जो ठिकाना है वो पहले किस में आता था? जयपुर के अंतर्गत आता था, जयपुर रियासत के अंदर। रियासती काल की अगर पूछे ना तो जयपुर करना, और अगर पूछ ले कि लावा राजस्थान का ठिकाना है वो कहाँ है, तो टोंक जिले में वर्तमान में साथियों, ये आप ध्यान रखना। अगर मैं तीसरे ठिकाने की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे साथियों एक ठिकाना है जिसका नाम है कुशलगढ़ ठिकाना। क्या नाम है? कुशलगढ़। कुशलगढ़। अब साथियों कुशलगढ़ ठिकाना वो कहाँ है? वो राजस्थान के कौन से जिले में पड़ता है? तो यहाँ साथियों जिला पड़ता है बांसवाड़ा। कौन सा? राजस्थान का बांसवाड़ा जिला साथियों, बांसवाड़ा जिला है, इसको कुशलगढ़ ठिकाना पड़ता है साथियों। ये भी मैंने आपको बताया, जो स्तरीय सीमा भूगोल की बात में भूगोल पढ़ाई थी उसमें आपको बताया था कि राजस्थान की स्तरीय सीमाओं के बारे में, तो इसको याद रखने एक तरीका भी मैंने आपको बताया था। खैर मैं आपको फिर बता देता हूँ, रिवाजन के अंदर आपको बता देता हूँ। देखो साथियों याद क्या करना, देखो राजस्थान का उत्तरी पॉइंट क्या है? कोणा गांव। कोणा गांव कहाँ है? गंगानगर के अंदर है, ठीक है, गंगानगर जिले के अंदर कोणा गांव। कोणे से याद रख लेना। अब क्या यहाँ पे ये जो बताया था ना मैंने कुशलगढ़, तो साथियों मैंने ये बताया था कि कोणा गांव है, यहाँ पे लोग ने क्या कि एक व्यक्ति था वो उसने बोर की, तो बोर की कुंड खोदा, तो कुंड खोदने से क्या हुआ? पानी निकल आया। तो पानी निकल आया तो क्या हो गया? लोग कुशल हो गए। तो साथियों राजस्थान का दक्षिणी मैंने पॉइंट बताया था बोरकुंड गांव। बोरकुंड गांव, ठीक है, बोरकुंड गांव है राजस्थान का दक्षिणी पॉइंट है। राजस्थान का दक्षिणी पॉइंट यानी राजस्थान का दक्षिणी पॉइंट यानी राजस्थान का अंतिम छोर दक्षिण में कौन सा गांव लगता है? बोरकुंड गांव है, वो लगता है, जो कि कुशलगढ़ तहसील के अंतर्गत आता है। कुशलगढ़ तहसील है साथियों बांसवाड़ा की, ठीक है।
और साथियों इसलिए याद रख सकते हो कि भाई मैंने इस एक ऐसी ट्रिक बताई थी, वो आप उस वीडियो में आराम से देख सकते हो कि मैंने इसको चारों ओर इसकी सीमाएं याद कैसे करेंगे, और उसको ये जो यहाँ पे तमाम कौन कौन से जिले वो राज्य लगते हैं, और अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले कितने, मैंने उसकी ट्रिक मैंने आराम से उसमें बताया, वो आप यहाँ से याद रख सकते हो। तो साथियों कुशलगढ़ ठिकाना है यहाँ पे, बांसवाड़ा बांसवाड़ा जिले में पड़ता है। कुशलगढ़ एक तहसील है वर्तमान में। तो और साथियों अब प्रश्न यहाँ से कैसे आते हैं, देखो प्रश्न यहाँ से ये पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, पहले तो ये पूछा कि क्षेत्रफल एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा है और सबसे छोटा ठिकाना कौन सा है। तो सबसे बड़ा पूछे तो साथियों इसमें भी आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। जैसे ये देखो शब्दों के आधार पे, इसमें कितने शब्द हैं, 4 शब्द हैं साथियों, कितने 4 शब्द हैं, इसमें कितने 2 शब्द हैं, और इसमें कितने 5 शब्द हैं। देखो 5 शब्द है ना, देखो कुशलगढ़, देखो 1 2 3 4 5 शब्द है ना, तो 5 शब्द है। तो देखो बड़ा तो ये हो गया, कुशलगढ़ ठिकाना क्या है, बड़ा ठिकाना है साथियों, बड़ा ठिकाना, यानी राजस्थान का सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा है, कुशलगढ़। अब मैं बात करूं छोटा, तो लावा में देखो 2 शब्द है, तो ये कितना है, छोटा ठिकाना है, राजस्थान का छोटा ठिकाना। इस हिसाब से इसको याद रख सकते हो साथियों। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आगे की तरफ चलता हूं। ठीक है, अब प्रश्न यहाँ पे ये भी पूछ लिया जाता है, यहाँ से प्रश्न किस प्रकार से उठ सकता है, क्योंकि आपको पता है कि पूछने वाला किस प्रकार से, भाई कि कर्क रेखा के नजदीक कौन सा ठिकाना है। यहाँ से आपको पता है कि राजस्थान से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा के नजदीक कौन सा है, कुशलगढ़ ठिकाना है। तो आपका प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। तो साथियों ये भी आपका याद करने का एक आसान तरीका है, इसी हिसाब से भी याद किसी हिसाब से पूछ सकते हैं, वो उसका पूछने का तरीका, वो केवल आपको समझना है, रटो मत कोई चीज को। रटोगे तो आपको कभी भी किसी प्रकार का प्रश्न आने के बाद आप चीज को नहीं समझ पाओगे। तो आप इस चीज को रटे नहीं, आप केवल समझे और आपकी समझ विकसित हो जाएगी। तो साथियों ये थे ठिकानों के बारे में हमने चर्चा की। अब साथियों बात करते हैं राजस्थान के अंदर रियासतों की स्थिति क्या हुआ करती थी उस समय में, कहाँ कहाँ रियासतें हुआ करती थी, क्या रियासतों की स्थिति हुआ करती, वो चीजें हम जानेंगे। तो साथियों उन चीजों के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सा आपको बहुत ही अच्छी जानकारी भी मिलेगी और आपकी जो नॉलेज है उसमें वृद्धि भी होगी, इसलिए हम उस चीज को जानना भी थोड़ा उचित हो जाता है। तो साथियों ये है राजस्थान का मानचित्र। आप समझ ही रहे हो कि अपना मानचित्र राजस्थान का ये मानचित्र है बहुत। वैसे आपको पता है कितना सुंदर राजस्थान अपना मानचित्र में थोड़ी सी क्या है, बनाने में यहाँ प्रॉब्लम सी चल रही है, आप समझ रहे हो इस बात को, लेकिन ठीक ठाक सा बन गया, अपना काम चला हुआ है, बस काम चल जाना चाहिए। अपने को क्या करना है, काम चलाना है भाई। अब देखो रियासतों की बात कर रहा हूं मैं साथियों कि राजस्थान में रियासतों की स्थिति कैसी हुआ करती थी। तो रियासतों के स्थिति को हम जानेंगे साथियों। तो रियासतों की स्थिति जानते हैं कैसे, देखो देखो मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले हम बात करते हैं यहां से लेकर के शुरू होते हैं। जैसे यहाँ पे अपना एक जिला लगता है साथियों जैसलमेर। क्या यहाँ पे जैसलमेर साथियों, जैसलमेर, यहाँ पे कौन सा जिला है, जैसलमेर। अब साथियों जैसलमेर था ना, उसमें साथियों जैसलमेर जैसलमेर में भाटी राजवंशों का राज हुआ करता था। भाटी राजवंश था साथियों, भाटियों का यहाँ पे क्या था, राजवंश हुआ करता था, भाटी राजवंश जैसलमेर के अंतर्गत था। अब फिर देखो यहाँ से जैसलमेर को शामिल कर लो, इसमें छोड़ करके इस जैसलमेर वाले क्षेत्र को छोड़ करके यहां से लेकर के यहां तक ऐसे ऐसे, ठीक है, ये आता था साथियों। इसको कहते थे उस जमाने में, यहां से लिख दो इसको, मारवाड़ रियासत, मारवाड़ रियासत साथियों, मारवाड़ रियासत। ये जैसलमेर रियासत होगी जिसमें भाटी राजवंश राज किया करते थे। और साथियों इस जैसलमेर वाले एरिया को छोड़ करके आप इस क्षेत्र से ऐसे कर लो, यहाँ से जो जितने जिले आते हैं, देखो जोधपुर हो गया, बाड़मेर हो गया, ये तमाम क्षेत्र है ना, ये मारवाड़ रियासत के अंदर आया करते थे साथियों। मारवाड़ रियासत है ना, उसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो जोधपुर हुआ करती थी। कौन सी हुआ करती थी, जोधपुर रियासत हुआ करती थी। समझ में आया आपको, जोधपुर राजधानी हुआ करती थी, रियासत नहीं, जोधपुर राजधानी हुआ करती थी। और यहाँ पे साथियों राठौड़ वंश का जो आधिपत्य था, राठौड़ वंश हुआ करता, वंश था साथियों। किसने शासक किया, यहाँ पे राठौड़ वंशों की शाखा, यहाँ पे राजस्थान में राठौड़ों की 3 शाखाएं, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे। ठीक है, अब साथियों यहाँ पे देखो, यहाँ चलो, यहाँ पे एक जिला आता है, यहाँ पे एक जिला है, जिले का नाम है साथियों सिरोही। ठीक है, ये साथियों रियासतें हुआ करती थी उस समय में, सिरोही रियासत। और साथियों यहाँ पे देवड़ा चौहानों का शासक हुआ करता था, देवड़ा चौहानों का शासक। यहाँ पे किसका शासक हुआ करता था, देवड़ा चौहानों ने शासक किया था। और साथियों फिर थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा डूंगरपुर, डूंगरपुर रियासत हुआ करती थी। ठीक है, और यहाँ पे चलोगे तो यहाँ पे हुआ करती साथियों बांसवाड़ा रियासत, बांसवाड़ा रियासत हुआ करती थी, बांसवाड़ा,
बांसवाड़ा रियासत हुआ करती थी साथियों, समझ गए आप। अब साथियों ऊपर चलो, तो इस क्षेत्र से लेकर के यहां से लेकर के यहां तक आपको दिखाई दे रहा होगा साथियों, देखो यहां से लेकर के यहां पे साथियों हुआ करती थी मेवाड़ रियासत। ठीक है साथियों, मेवाड़ रियासत यहां पे हुआ करती थी। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है साथियों मेवाड़ रियासत, मैं बात करूंगा इसके बारे में भी। और मेवाड़ रियासत के जो राजधानी हुआ करती थी साथियों, वो उदयपुर हुआ करती थी। क्या हो, कहां हुआ करती थी? उदयपुर हुआ करती थी। आपको समझ में आ गया। अब साथियों देखो यहां, देखो ये बीच वाली जगह आपको पता है यहाँ पे क्या है? यहाँ पे साथियों राजस्थान का जो 33वां जिला है, 33वां जिला है प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ यहाँ पे रियासत हुआ करती, प्रतापगढ़ साथियों एक रियासत हुआ करती थी कभी। ठीक है, प्रतापगढ़ रियासत ये बाद में बनी थी साथियों। देखो कि उदय मेवाड़ के शासक हुआ करते थे जगत सिंह। कौन हुआ करते थे? जगत सिंह। जगत सिंह मेवाड़ के शासक हुआ करते थे उस समय। और जगत सिंह यहाँ के शासक हुआ करते थे शाहजहां के नेतृत्व में साथियों। शाहजहां ना, शाहजहां के नेतृत्व में साथियों ये प्रतापगढ़ रियासत है जो बनी थी। किससे अलग होकर के? मेवाड़ से अलग होकर के ये प्रतापगढ़ रियासत बनी थी। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है, अब थोड़ा सा साथियों अपन यहाँ चलते हैं। देखो ये जो क्षेत्र है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो क्षेत्र है, ये देखो ये हाड़ौती क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, इस क्षेत्र को कहते हैं हाड़ौती क्षेत्र। हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र है साथियों। इस हाड़ौती क्षेत्र में साथियों 4 जिले आते हैं अपने राजस्थान के। कौन कौन से आते हैं? 4 जिले में जैसे आ गया टोंक, टोंक सॉरी टोंक किसका आ गया? टोंक तो अलग ही चीज है। देखो बूंदी, कोटा, अलग अलग लिख देता हूं मैं आपको याद आए आसानी से। कोटा, बारा और झालावाड़। झालावाड़ देखो ये कोटा, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़। देखो साथियों ये 4 जिले हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत है। आप इसमें से ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना 12, इसको तो काट दो एक बार, इसको काट दो। और यहाँ पे 3 रियासतें हुआ करती थी, एक तो बूंदी, एक रियासत कोटा हुआ करती थी, एक झालावाड़ रियासत हुआ करती थी। और सबसे पहले हाड़ा शासकों की जो रियासत हुआ करती थी साथियों, वो हुआ करती थी बूंदी रियासत हुआ करती थी। ठीक है, हाड़ा शासकों की रियासत हुआ करती थी बूंदी। और साथियों बूंदी से है जो कोटा रियासत बनी थी। कोटा रियासत बनी थी साथियों बूंदी से। कोटा, कोटा रियासत बनी थी साथियों 1631 के अंदर। 1631 के अंदर बूंदी से अलग होकर के कोटा एक नई रियासत बनी थी। और साथियों इसके बाद बनी थी कोटा से अलग होकर के। कोटा के लगभग 15 या इतने परगने अलग हुए थे। उसमें झालावाड़ है जो 1638 सॉरी 1600 नहीं 1838 के अंदर झालावाड़ रियासत कब बनी? 1838 के अंदर। 1838 के अंदर झालावाड़ है जो नई रियासत बनी। साथियों ये नवीनतम रियासत है राजस्थान की। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत की बात करूं तो ये मेवाड़ रियासत राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है। और राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत की अगर मैं बात करूं तो झालावाड़ सबसे नवीनतम रियासत है। और साथियों ये बनी थी 1838 में। इसमें आपको पता है भारत में अंदर अंग्रेजों का आधिपत्य था। अंग्रेज ब्रिटिश हुकूमत पूरे भारत पे छाई हुई थी साथियों। उस समय अंग्रेजों का अधिकार था पूरे भारत पे, तो उस समय ये बने थे साथियों। कुछ मतलब हुआ था वैसे तो 1857 की क्रांति के बाद पूरे हिंदुस्तान पे अंग्रेजों की हुकूमत हो गई थी। लेकिन 1838 की बात मैं कर रहा हूं, तो उस समय अंग्रेजों का है जो भारत में शासक हुआ करता था। तो साथियों 1838 में कोटा से अलग होकर के झालावाड़ बना। उस समय साथियों झालावाड़ के पहले एक ठिकाना हुआ करता था साथियों, ये ठिकाना हुआ करता था साथियों कोटा का। और फिर इसका झालावाड़ अलग रियासत बनाई गई। और साथियों उस समय यहाँ का जो शासक हुआ करता मदन सिंह की मदन सिंह यहाँ के शासक हुआ करते थे साथियों झालावाड़ के। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा समझ में आ गया, बताने के लिए बातें थी। और साथियों फिर यहाँ से ऊपर चले ना तो यहाँ पे आता है आपकी करौली रियासत है साथियों। यहाँ पे आती है करौली, यादव वंश यहीं के थे साथियों, करौली रियासत। फिर यहाँ पे चले तो साथियों आती है धौलपुर रियासत है। ठीक है, और फिर साथियों यहाँ पे चले तो भरतपुर रियासत है। ठीक है, और फिर साथियों इस साइड में चले आप तो यहां पे आती है साथियों अलवर रियासत है, अलवर रियासत है। और ठीक है साथियों अब इस साइड में देखो तो यहां पे एक रियासत हुआ करती थी जिसका नाम था साथियों डुंडाड़ रियासत है। डुंडाड़, क्या नाम था उसका? डुंडाड़, डुंडाड़ रियासत है साथियों। इस डुंडाड़ रियासत को क्या कहते हैं? आमेर रियासत भी कहते हैं। और इसको जयपुर रियासत के नाम से भी जाना जाता है।
जयपुर रियासत के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? जयपुर रियासत के नाम से। देखो आपको मैं बता देता हूं ढूंढाड़ रियासत क्यों कहा गया इसको। देखो यहाँ पे क्या हुआ करता था कि प्राचीन समय में एक ढूंढाड़ी नाम की नदी बहा करती थी, और ढूंढाड़ी नाम की नदी बहने के कारण इसके जो आसपास का जो क्षेत्र हुआ करता था उस क्षेत्र को ढूंढाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। इसलिए इस क्षेत्र का क्या नाम पड़ गया था? ढूंढाड़ नाम पड़ गया था। ढूंढाड़ तो ढूंढाड़ रियासत, और ढूंढाड़ रियासत को जो बसाने वाले थे यानी ढूंढाड़ रियासत की स्थापना करने वाले थे वो कछुआ वंश के शासक हुआ करते थे कोकिल देव। उसने यहाँ पे शासकों की और उसकी जो रियासत की राजधानी हुआ करती थी वो साथियों आमेर हुआ करती थी। और आमेर का नाम आपको पता है, जब आप पढ़ते हैं मैं आपको और भी बताऊंगा कि आमेर में साथियों एक मंदिर है। जब हम आमेर जाते हैं तो जयपुर जिले की एक तहसील आमेर, जयपुर से तकरीबन उत्तर दिशा में अरावली पर्वतमाला पहाड़ियों के बीच एक आमेर गांव बसा हुआ है जो तकरीबन 11 किलोमीटर जयपुर से उत्तर दिशा में है। तो साथियों वहां पे क्या है कि आमेर के अंदर एक मंदिर बना अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर। उस अंबिकेश्वर महादेव के मंदिर के नाम से इस गांव का नाम क्या है? आमेर। और साथियों इसको हाथी गांव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आमेर के मतलब यहाँ पे देखो ये आमेर की जयपुर की रियासत है तो इसको साथियों आमेर रियासत। और फिर साथियों आमेर के जो शासक हुए थे सवाई जय सिंह, उन्होंने 17 नवंबर 1727 को जयपुर नगर की स्थापना की विद्याधर भट्टाचार्य की उपस्थिति में। तो वहां पे साथियों जयपुर की स्थापना करने के बाद जो यहाँ की रियासत किसको घोषित कर दिया? आमेर की जगह जयपुर को रियासत घोषित कर दिया था, तो जयपुर रियासत के नाम से प्रसिद्ध हुई। और साथियों फिर यहाँ पे देखें तो साथियों यहाँ पे आती है बीकानेर। देखो यहाँ पे आओ, यहाँ पे साथियों बीकानेर रियासत। बीकानेर साथियों रियासत थी। ये भी क्या है कि राठौड़ वंश राठौड़ यहाँ पे राज किया करते थे। साथियों राजस्थान में राठौड़ जो है जो राठौड़ की जो शाखाएं हैं, राठौड़ वंश की शाखाएं, वो 3 शाखाएं हैं। देखो 3 शाखाएं राठौड़ वंश की। कितनी शाखाएं हैं? 3 शाखाएं। देखो एक तो बीकानेर के अंदर हो गई और एक साथियों हो गई यहाँ पे जोधपुर मारवाड़ रियासत। साथियों आपको एक और बड़ी बात बता देता हूँ, जोधपुर, ठीक है, यहाँ के देखो मारवाड़ रियासत है जिसकी ये देखो ये जैसलमेर को छोड़ करके यहाँ से यहाँ तक फैली। इसमें देखो ये 8 कोने हैं, ठीक, सॉरी 9 कोने हैं। तो इस रियासत का एक अलग नाम भी है साथियों। इसको मारवाड़ रियासत को क्या कहते हैं? एक अलग नाम से भी पुकारते हैं, नवकुंटी रियासत के नाम से जानते हैं। नवकुंटी रियासत। साथियों नवकुंटी रियासत भी कहते हैं। एग्जाम में आपको कोई भी पूछ सकता है, देखो नवकुंटी रियासत राजस्थान, नवकुंटी रियासत कौन सी है? तो ये नवकुंटी रियासत है जो मारवाड़ रियासत को कहते हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत हुआ करती थी साथियों ये मारवाड़ रियासत। साथियों राठौड़ वंश की मैं बात करूं, राठौड़ वंश की 3 शाखा हुआ करती थी राजस्थान में। एक तो बीकानेर, एक जोधपुर, एक साथियों यहाँ पे अजमेर में जगह है किशनगढ़ रियासत हुआ करती थी। किशनगढ़ रियासत कौन सी रियासत? किशनगढ़। यहाँ पे राठौड़ों का भी शासक हुआ करता था। राजस्थान में राठौड़ की 3 शाखा थी, बीकानेर, जोधपुर और किशनगढ़। साथियों जोधपुर राव जोधा ने 1459 में करणी के आशीर्वाद से जोधपुर नगर की स्थापना की थी। इसके बाद राव बिक्का जो जोधपुर के राव जोधा के एक सुपुत्र हुआ करते थे, राव बिक्का, जिन्होंने बीकानेर की स्थापना की थी। तो ये साथियों राजस्थान का इतिहास हम पढ़ेंगे, इसमें तमाम जानकारी हम प्राप्त कर लेंगे। तो साथियों राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछ लिया जाए राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, तो सबसे बड़ी रियासत थी नवकुंटी रियासत या मारवाड़ रियासत, जिसका क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो लगभग एग्जाम में पूछ लिया जाता है साथियों, ध्यान देने की बात है, 93,424 वर्ग किलोमीटर में इसका जो क्षेत्रफल है। राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत है। और राजस्थान की सबसे छोटी रियासत की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान की सबसे छोटी रियासत है साथियों यहाँ पे पड़ता है भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा के अंदर एक रियासत हुआ करती थी शाहपुरा रियासत, शाहपुरा रियासत साथियों, ठीक है। और शाहपुरा रियासत है जो भीलवाड़ा में सबसे छोटी रियासत थी राजस्थान की, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछ लिया, क्योंकि ये तो मैंने पहले भी ऑलरेडी भूगोल को पढ़ाया था, तो भूगोल में वो सब बातें बता दी कि जब राजस्थान के रियासतों को मैंने एकीकरण है वो भूगोल में डाल रखा है। इतिहास में भी राजस्थान के इतिहास की सीरीज में मैं आपको दोबारा भूगोल पढ़ा दूंगा, वो राजस्थान का एकीकरण पढ़ा दूंगा। तो भूगोल में मैंने पढ़ाना शुरू किया तो राजस्थान का एकीकरण उसमें भी मैंने पढ़ाया है। तो साथियों वहां पर आप देख सकते हो। तो शाहपुरा जो रियासत है वो राजस्थान की सबसे छोटी है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर रियासत हुआ करती थी साथियों। तो यहाँ पे देखो अब एक और रियासत बन गई साथियों, यहाँ पे हुआ करती थी टोंक रियासत साथियों। टोंक ये राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत है। हालांकि आपको पता है टोंक रियासत के संस्थापक थे भोला ब्राह्मण। कौन थे टोंक रियासत के संस्थापक? कौन थे? यहाँ पे साथियों टोंक आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा नीचे, शायद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोंक रियासत के संस्थापक थे भोला ब्राह्मण।
और साथियों इसके जो अंतिम शासक भी पूछे, वो भी मैं आपको मैंने उसमें बताया। अंतिम शासक थे सजाउद्दौला, ऐसा नाम है साथियों, वो टोंक के अंतिम शासक हुआ करते। तो मुस्लिम राजस्थान की एकमात्र रियासत है मुस्लिम रियासत साथियों। अब आपको समझ में आ गई रियासत है तो राजस्थान में आपको पता है। और साथियों आपको बता देता हूं कि ये राजस्थान में एक तो मुस्लिम रियासत हुआ करती थी, दो जाट रियासत हुआ करती थी, भरतपुर और धौलपुर, ये दोनों क्या है, जाट रियासत हुआ करती थी साथियों। और साथियों दो तो ये भरतपुर और धौलपुर, देखो यहां बताओ आप समझो, राजस्थान में दो तो जो जाट रियासत हुआ करती थी, जाट रियासत, जाट वंश था उसमें, ठीक है। एक तो भरतपुर एक धौलपुर, एक साथियों हुआ करती थी मुस्लिम रियासत, मुस्लिम रियासत हुआ करती थी। तीन हो गई। अब साथियों तीन हो गई तो 19 रियासत टोटल हुआ करती थी। राजस्थान में कितनी रियासतें थी टोटल? 19 रियासतें थी। अब साथियों 19 रियासतें राजस्थान में हुआ करती थी। 19 रियासतों में तीन घटा दो, 16 राजपूतों की रियासत हुआ करती थी, राजपूतों की रियासतें हुआ करती थी। अब आप समझ गए होंगे साथियों राजस्थान में राजपूतों की रियासत कितनी थी? 16 थी। और मुस्लिम रियासत कितनी थी? एक थी, वो भी टोंक। टोंक आपको पता है यहाँ पे इसके जो संस्थापक मैंने आपको भोला बर्मन के बारे में बताया। ये जब हम पढ़ेंगे अलग विषय में आपको पूरी जानकारी दे दूंगा जब टोंक का इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है। जाट वंश, ये जाट वंश में जाट रियासतें दो हुआ करती थी, धौलपुर भरतपुर। साथियों ये वही भरतपुर है जहां पे राजस्थान का एक ऐसा दुर्ग बना हुआ है, एक ऐसा किला बना हुआ है जिसको अजय दुर्ग के नाम से जाना जाता है, लोहागढ़ का दुर्ग, जो कहां बना हुआ है? भरतपुर में। और साथियों लोहागढ़ का दुर्ग है, इस पे बहुत ही शानदार किला है, आप यहाँ पे देखने को जा सकते हैं। तो साथियों ये थे राजस्थान की रियासतों के बारे में जानकारी मैंने आपको बताई, और राजस्थान की छोटी बड़ी रियासतों के बारे में मैंने आपको बताया यहाँ पे। आई होप साथियों आपको ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। और साथियों आपको गिना भी देता हूँ कि राजस्थान की 19 रियासतें कैसे हुई। देखो बीकानेर एक हो गई, ठीक है, जैसलमेर दो हो गई, ठीक है, ये तीन हो गई, मारवाड़ तीन, चार और पांच, छह, सात, आठ, और साथियों यहाँ पे 8, 9 और 10 और 11, 11, 12 और 13 और 14 और 15 और 16, ठीक है, और 16। और साथियों कौन सी बच गई? देखो एक बीकानेर 16, और साथियों यहाँ पे 16, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, 16, 17, 17, एक शाहपुरा 18 और किशनगढ़ 19। समझ में आ गया आपको? देखो बीकानेर 1, जोधपुर जैसलमेर 2, 3 मारवाड़, 4 सिरोही, 5 डूंगरपुर, 6 बांसवाड़ा, 7 प्रतापगढ़, 8 नंबर पर मेवाड़ गिनी मैंने, और 9 नंबर पे बूंदी गिनी, और 10 नंबर पे मैंने 12 कोटा रियासत गिनी, 11 नंबर पे झालावाड़ गिनी, और 12 नंबर पे करौली गिनी, और 13 नंबर पे धौलपुर गिनी, और 14 नंबर पे भरतपुर, 15 नंबर पे अलवर, 16 नंबर पे जो जयपुर या डुडाड़ रियासत गिनी, और 16 17 नंबर पे मैंने टोंक को गिना, और 17 18 नंबर पे मैंने शाहपुरा को गिना, और 19 नंबर पे मैंने किशनगढ़ अजमेर वाली रियासत को गिना। तो राजस्थान में टोटल कितनी रियासतें हो गई? 19 रियासतें हो गई। आई होप साथियों ये भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि कभी कभी अपने मन में ये ना एक चीज घर जाती है कि यार 16 है, 19 है नहीं है यहाँ पे, तो ये भी समझना जरूरी था साथियों, है ना। तो इस बात को आप आसानी से याद कर सकते हो, बहुत ही आसान है। तो साथियों ये था राजस्थान का इतिहास में रियासतों के इतिहास। ये सभी रियासतें पढ़ेंगे साथियों, इसका अलग अलग पढ़ेंगे अपन, बहुत ही आसान है साथियों। आप ये सोच रहे हो कि भाई इतना नहीं, एकदम आसान, बिल्कुल आसान भाषा में आपको पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरीके से आप इस चीज को याद कर पाओगे। तो साथियों राजस्थान के इतिहास में क्रम में दूसरे आधार पे हमने बांटा था रियासतों का इतिहास। तो उसमें जानते हैं कितनी रियासत हुआ करती थी? 19 राजस्थान में रियासत हुआ करती थी, 3 ठिकाने हुआ करते थे, और 1 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। तो इसमें जानेंगे रियासतों का इतिहास क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे एक, और इसमें ये पढ़ते हैं राजपूतों की वंशावली पढ़ते हैं, राजपूतों की उत्पत्ति, राजपूतों की उत्पत्ति। और इसमें साथियों एक तो ये पढ़ते हैं राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में, कि भाई पहले हमने रियासतों के बारे में जान लिया, फिर पढ़ेंगे राजपूतों की उत्पत्ति, किस किस आधार पे कौन कौन इतिहासकार क्या मानते हैं उसके बारे में। फिर साथियों राजपूतों के वंश के बारे में पढ़ते हैं, राजपूतों का
राजपूतों के वंश के बारे में, किसके बारे में, राजपूतों के वंश के बारे में पढ़ते हैं। अब साथियों वंश के बारे में अगर बात करूं, जैसे यहाँ पे आ गया साथियों गोइल वंश, गोइल वंश आया समझ में। फिर साथियों राजपूत वंश, राजस्थान में राजपूत वंश को पढ़ते हैं। फिर साथियों यहाँ पे करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ेंगे। और साथियों फिर पढ़ेंगे उसमें गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद कछवा वंश, आमेर वाला कछवाहा वंश, ठीक है। और इसके बाद कछवा वंश के बाद पढ़ेंगे साथियों चौहान वंश, चौहान वंश। और साथियों इसके बाद चौहान वंश के बाद पढ़ेंगे जाट वंश। फिर साथियों पढ़ेंगे यादव वंश, करौली वाला यादव वंश, और भी बहुत है साथियों ऐसे। और फिर साथियों इसमें पढ़ते हैं परमार वंश, ये साथियों राजस्थान का परमार वंश। साथियों ये राजस्थान में एक छोटा सा वंश है, जो एक तरफ राजस्थान के एक क्षेत्र में इसने राज किया था। और साथियों अब पढ़ते हैं, इसके बाद पढ़ते हैं अपन टोंक वाला, टोंक वंश, टोंक वाला है पिंडारी वंश, टोंक में पिंडारी वंश, पिंडारी वंश। ये राजस्थान के प्रमुख वंश है साथियों, इसका अध्ययन करते हैं अलग अलग। पहला पढ़ते हैं, देखो जैसे पहले की अगर मैं बात करूं तो राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं, रियासतों के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, एक एक रियासत का पढ़ते हैं, और फिर राजपूतों की उत्पत्ति पढ़ते हैं। फिर राजपूतों के वंश के बारे में पढ़ते हैं, उसमें पढ़ते हैं गोइल वंश, राजपूतों का वंश हो गया, फिर गुर्जर प्रतिहारों का वंश हो गया, कछवा वंश हो गया, चौहान वंश हो गया, जाट वंश हो गया, यादव वंश हो गया, परमार वंश हो गया, टोंक के पिंडारी वंश हो गया। इन तमाम वंशों को साथियों हम एक एक करके पढ़ेंगे, तो बहुत आसानी से आप इस चीज को समझ जाओगे और आप बहुत ही अच्छी तरीके से इस चीज को एक्सप्लेन भी कर पाओगे। तो साथियों बहुत ही आसान है राजस्थान का इतिहास। तो ये साथियों राजपूत रियासतों के इतिहास में ये चीजें पढ़ते हैं। आई होप साथियों अब ये बातें भी अब समझ आ गई। अब मैंने दो समझने के आधार पे मैंने दो तरीकों वाले को मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है, और आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब साथियों आधुनिक राजस्थान का इतिहास में क्या पढ़ते हैं, भाई इतिहास तो बहुत बड़ा है। आप ये सोच रहे हैं, देखो साथियों बड़ा नहीं है, आप कोई चीज को बड़ा मान लेते हो वो आपकी एक मनोस्मृति है, वैसे कोई चीज आपके लिए बड़ी नहीं है, क्योंकि है ना आपको पता है कोई चीज हमारे लिए इतनी वो है चीज नहीं कि हम इस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर व्यक्ति जब मन में ठान लेता है ना, तो एक बार सोच लेता है कि मुझे ये चाहिए, तो साथियों इसके लिए मेहनत कीजिएगा, जरूर मिलेगी जीवन में। कोई ऐसा इस धरती पे कोई ऐसी चीज बनी नहीं है जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। अब आप किसी भी प्रकार की कोई भी चीज, किसी को सोच लीजिए, किसी ने आपको ताना मार दिया कि तुम मेरे मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकता, तुम मेरी कभी नहीं हो सकती, मैं तुम्हारा हो ही नहीं सकता। यार क्यों नहीं हो सकता, मेरे में से क्या कमी है ना, ऐसा आप सोचो और उसके लिए मेहनत करो दिन रात। जीवन में एक ऐसा उत्तम शिखर पे जाओगे कि आपके सामने वो लोग खुद आएंगे, है ना। तो ऐसी एक सिचुएशन पैदा कर दो ना, आप कम थोड़ी हो आप भी। तो साथियों इस प्रकार ही राजस्थान का इतिहास है, हमारे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। हाँ भारत का इतिहास क्या पूरे विश्व का इतिहास हम आप आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, क्या दिक्कत है उसमें, है ना। तो आप भी पढ़ सकते हो, मैं पढ़ सकता हूँ, तो साथियों आप भी पढ़ सकते हो, है ना। देखो आप आगे की तरफ चलते हैं। चलो एक खैर मजाक की बात है, इसके लिए एक अलग से मोटिवेशन वीडियो अपन अलग से बना देंगे, आपको यूट्यूब के अंदर मिल जाएगा। आपको इसकी अपने जो चैनल है इसके अंदर एक अलग से मैंने बना रखी है, उसमें आपको आराम से प्रोवाइड हो जाएगा। तो साथियों आधुनिक राजस्थान का इतिहास है, उसमेमें हम क्या पढ़ते हैं। आधुनिक राजस्थान के इतिहास की मैं अगर बात करूं तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं 1857 की क्रांति। राजस्थान में 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये बात पढ़ते हैं 1800 राजस्थान में 1857 की क्रांति, किसमें क्या क्या घटनाएं घटित हुई उसकी तमाम जानकारी बड़े अच्छे तरीके से देते हैं। और फिर साथियों यहाँ पे पढ़ते हैं जन आंदोलन के बारे में, आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं साथियों, ठीक है। जन आंदोलन या पढ़ते हैं, या फिर आप देख लो उसमें किसान आंदोलन भी शामिल है, किसान आंदोलन भी आते हैं, किसान आंदोलन, जन आंदोलन, किसान आंदोलन तमाम पढ़ते हैं साथियों, ठीक है। फिर इसमें तीसरी बात आती है प्रजामंडल के बारे में, प्रजामंडल या प्रजामंडल आंदोलन जितने भी उसको सब पढ़ लेते हैं। और साथियों फिर इसमें हम पढ़ते हैं राजस्थान का आधुनिक इतिहास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का एकीकरण, और राजस्थान का एकीकरण, और इसी पे राजस्थान का पूरा इतिहास खत्म हो जाता है राजस्थान का एकीकरण करते ही। साथियों राजस्थान का एकीकरण होने के बाद राजस्थान का पूरा इतिहास
शुरू से लेकर के जब से इतिहास शुरू हुआ था तब से लेकर के राजस्थान का एकीकरण तक हम राजस्थान का इतिहास पूरा पूरा पढ़ लेते हैं। फिर साथियों समसामयिक की घटनाएं आती हैं, कौन मुख्यमंत्री है, क्या है, ये सब चीजें समसामयिक की घटना के अंतर्गत आ जाते हैं, करंट जीके के अंतर्गत आ जाते हैं, तो वो चीजें अलग होती हैं। तो साथियों आई होप साथियों ये चीजें समझ में आ गई किस प्रकार से मैं पढ़ता हूं। एक साथियों वो टॉपिक और लगता है इसमें, देखो एक लगता है चर्चित व्यक्तित्व है, चर्चित व्यक्तित्व है, वो भी पढ़ते हैं। देखो चर्चित व्यक्तित्व पढ़ते हैं वो साथियों लगभग से हम प्रजामंडल में पढ़ लेते हैं। वैसे जब प्रजामंडल पढ़ते हैं तो कन्हैया लाल सेठी, अर्जुन लाल सेठी है ना, अव्वा के ठाकुर, खुशहाल सिंह, ये तमाम जो चीजें इनके बारे में हम उस समय जान लेते हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी एक अलग पढ़ना चाहो तो आप इसको आराम से अलग भी पढ़ सकते हो। तो इस प्रकार राजस्थान का इतिहास है वो पूरा का पूरा हम आसानी से पढ़ सकते हैं। तो साथियों बहुत ही आसान है राजस्थान का इतिहास। आप कभी भी ऐसा नहीं करना कि राजस्थान का इतिहास हम कैसे याद करें, कैसे, तो इस तरीके से आप तरीका अपनाए ना, राजस्थान को इतिहास को 3 भागों में बांट के पढ़े हुए ना तो जीवन में कभी नहीं बोलो, और कहानी से पढ़े हो। और मैं राजस्थान का इतिहास आपको पूरी कहानी और पूरी डिटेल के साथ बहुत ही आसान भाषा में पढ़ाने वाला हूं। तो अगली जो भी सीरीज आएगी, जो भी अपना जो सेशन रहेगा, जो भी अपना एक वीडियो लेकर के आ रहा हूं, तो उसमें तमाम राजस्थान का इतिहास ऐसे ही बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही शानदार, बहुत ही मारवाड़ी भाषा में कहानियों और जो एक शायरियों से ओतप्रोत घटनाओं के साथ और ऐसी चित्रण शैली आपके मनुस्मृति में उत्पन्न हो जाएगी जिससे आपको पढ़ने में बहुत ही आनंद आएगा। तो साथियों अब ऐसा है कि राजस्थान के इतिहास का पढ़ने का तरीका और राजस्थान के इतिहास की सामान्य जो जानकारी थी वो मैंने आज की जो सेशन में बताई कि भाई राजस्थान का इतिहास हम कैसे पढ़ेंगे, कि राजस्थान के इतिहास को किस प्रकार पढ़ेंगे हमारे आसान भाषा में याद हो, राजस्थान को इतिहास को क्यों पढ़ा जाता है, किस लिए इतिहास को पढ़ना जरूरी है, ऐसी तमाम जानकारी है वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखा है उसमें बता दिए, वो आप भी उसको भी देख लें ताकि आपको अच्छी तरीके से, क्योंकि आप जब जीरो से पढ़ोगे ना तभी आप कहते हैं ना जीरो से व्यक्ति हीरो बनता है, तो आप जीरो से बनेंगे ना हीरो, तभी आप जीरो से हीरो बन सकते हो। तो साथियों आप शुरू से पढ़ोगे तो जीवन में हर ऊंचाई तक आप आराम से जा सकते हो। और ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो हमसे हल नहीं होता, क्योंकि हम क्या है कि हमारी आदत है कि हम पहले क्या है कि किसी चीज पे ध्यान नहीं देते और फिर ध्यान देते हैं, उस समय जमाना बीत चुका होता है। तो साथियों ये बातें थी और ये बहुत ही साथियों राजस्थान का इतिहास अपने आप में निराला इतिहास है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु है, तो इसको पढ़ना चाहिए। और अब समय है वो इशारा कर रहा है, समय की अपनी अपनी सीमाएं होती हैं कि धर्मजला 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 आप पूरी बातें इसकी जानांगा और धीरे धीरे आप अपने ने इस चीज ने बहुत ही अच्छी तरीके से राजस्थान को इतिहास क्लियर करांगा। कई कहानियां के सागे, कई लोकगीतां के सागे और कई डायलॉगां के सागे, कई शायरियां के सागे भी आप पढ़ने को आप अनुभव है जो रखा वो भी आप सामने प्रस्तुत करने को प्रयास करशूं। तो थे साथियों हमेशा वीडियो के सागे बने रहो। तो थाने कहते हैं ना कि इतिहास साथियों क्या होता है, इतिहास के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, वो भी बातें चलो खैर समय की सीमाएं होती हैं तो समय अब इजाजत देता है। तो साथियों आज आपके दोस्त, आपके सखी, आपके अला को दीजिए इजाजत। तो आज की क्लास में लेते हैं विदा और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए उमंग और नई जानकारी के साथ मिलते हैं। तो साथियों आज आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, जय संविधान।